अमेरिका अमेरिका का जो एक क्रिश्चियन है, उसकी कोई कैथोलिक है, तो उसकी बॉन्डिंग, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जो है वो वहाँ है, रोम। वेटिकन में है। लेकिन कोई अमेरिकन क्रिश्चियंस को ये नहीं कह रहा है कि जी आप वहाँ चले जाओ। ये मुस्लिम को फेस करना पड़ता है यहाँ पे। ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको कैसे एड्रेस किया गया या किया जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में फ़िक़ा के तकाज़े अलग होंगे, पाकिस्तान में अलग होंगे, सऊदी अरबिया में अलग होंगे, और हिंदुस्तान, अमेरिका या फिर आप यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की या दूसरों की है, तो वहाँ पे तकाज़े अलग होंगे। यही वजह है कि उनका जो मोबिलाइजेशन भी रहा है वो आप देखिएगा कि मस्जिद के इशू पे होता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, माइनॉरिटीज़ जहाँ पे भी हों, वो अपनी जो आइडेंटिटी को लेके बहुत कॉन्शियस होती है। जब हम माइनॉरिटी क्वेश्चन को, खास करके मुसलमान चूँकि जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इंडिया की है, उसको जब हम माइनॉरिटी के आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव में एनालाइज करेंगे तो हिंदुस्तान की दूसरी माइनॉरिटी से मुसलमानों के थोड़े इश्यूज अलग हैं। ये फैक्टर जो है हमें याद रखना चाहिए कि पार्टीशन, जिसकी वजह से दूसरी माइनॉरिटीज़ के मुकाबले में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा सोशल हॉस्टिलिटी यहाँ डेवलप हुई। और मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुआ है उस पर रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। और आप यही देखिएगा कि जो दलित की आइडेंटिटी है, वो दलित जब अपनी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट कराता है हिंदुस्तान में, तो वो बोलता है कि हम आज से 3 जनरेशन पीछे जब देखते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि हमारे आबा व अजदाद अपने सरों पे आपकी गंदगी उठा करके फेंक रहे होंगे। मुसलमान ये वाली आइडेंटिटी, जो आज का मुसलमान है हिंदुस्तान का, जाहिर सी बात है एक बड़ी पहले कन्वर्जन हुआ होगा, वो उससे कम आइडेंटिफाई करता है अपने आप को कि हमारी आइडेंटिटी ये रही हो। अकबर नगर में, लखनऊ में डेमोलिशन हुआ, तकरीबन 1200 घर तोड़े गए, और उसके बाद से ये बुलडोज़र अब पंत नगर की तरफ बढ़ रहा है। और अफसोस होता है कि भाई पंत नगर में भी अब डेमोलिशन होगा, पंत नगर में, लेकिन आते आते बुलडोज़र रुक गया, इसलिए कि वहाँ पे फिर ये कहा गया कि इसका बैकलैश होगा वोट बैंक पे, और अल्टीमेटली रुक गया। अब ये एक फीलिंग यानी लोगों में पैदा होती है कि दोनों को इलीगल कंस्ट्रक्शन आप बता रहे हैं, दोनों सेम यानी स्टेटस सेम है, बट बुलडोज़र अकबर नगर को तो बर्बाद कर सकता है, पंत नगर में आके रुक जाता है। औरतें आपको बड़ी तादाद में सिंदूर लगाए हुए मिल जाएंगी, आपको बड़ी तादाद में बिंदी लगाई हुई मिल जाएंगी। जो कॉमन फेस्टिवल्स हमारे, जैसे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है बंगाल में, वो एक कल्चरल फेस्टिवल की हैसियत रखता है, बड़ी तादाद में मुसलमान आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से होली, दीपावली पे मिठाई और रंग शेयर करते हुए भी लोग मिल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अपने आप को जब वो देखते हैं तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पे देखते हैं। तो ये मिथ है कि मुसलमानों में शायद उस तरह से इम्बाइब नहीं किया कम्युनिटी को। जो लोग हिंदुस्तान में रहे, और बल्कि मैं इसको काफ़ी नापसंद करता हूँ कि आप कहिए कि हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान में ये सिटीज़न बाई चॉइस है, मतलब ये वैसे ही सिटीज़न है जैसे बाकी सब लोग हैं। ये कहना फिर अपने आप को अलग करना हुआ, और वो गेटवाइजेशन की तरफ ले जाता है कि हम दूसरे तरह के सिटीज़न हैं। नहीं, हम भी वही सिटीज़न है जैसे बाकी लोग सिटीज़न हैं। नमस्कार, आदाब। मैं प्रशांत टंडन हूँ और मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंघल, और आज हम लोग हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहिबुल हक। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। और आज हम लोग जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए हैं, AMU, और प्रोफेसर मोहिबुल हक से बात हो रही है, तो उसका विषय क्या है? उसका विषय सिंपल है, मुसलमान। और आप जानते हैं कि इस देश की राजनीति पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा, लेकिन पार्टीशन के बाद से मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती है, और अब उसका ध्रुवीकरण, उसकी तमाम सारे उसके आयाम है। कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर होती रहती हैं जिससे कि मुस्लिम लोग जो है वो चर्चा में आते हैं, बहस में आते हैं। अभी किसी ने पोस्टर लगा दिए आई लव मोहम्मद, उसको लेकर बहुत ही बातें हो रही हैं। और राजनीति के इतर भी, मतलब आप देखिए कि जो
सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं वो मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो करिकुलम बदला जा रहा हो, तो बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर देश में इसकी चर्चा होती है। लेकिन आज हम लोग किसी बयानों पे, किसी घटनाओं पे चर्चा करने नहीं आए हैं। हम इस देश का जो मुसलमान है और जो सबसे बड़ी अक़लियत है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, 14% 15%, और उनके मसाइल क्या हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी चाहत क्या है, और कैसे इस दौर की राजनीति में मुसलमान की आइडेंटिटी का मतलब क्या है और कैसे प्रभावित हुई है, इन सब चीज़ों पे प्रोफेसर मोहिबुल हक से हम लोग बहुत ही विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक बयानबाजी पर बातचीत नहीं होगी। ये बातचीत, क्योंकि प्रोफेसर साहब हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो हमारी बातचीत जो है काफ़ी एकेडमिक दायरे के इर्द गिर्द रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले शुरुआत जो है चर्चा की डॉक्टर विक्रम जी आप करें। बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, और बहुत शुक्रिया सर आपने समय दिया। अब बातचीत की शुरुआत में एक जो सवाल बार बार आता है कि हिंदुस्तान में, मतलब ये ख्याल मेरे दिमाग में बहुत सालों से रहा है कि दुनिया में करीब 150 करोड़, पौने 200 करोड़ मुसलमान हैं। उनका जो सबसे बड़ा ग्रुप है, तकरीबन अब मुझे लगता है वो आंकड़ा करीब 65 करोड़ का होगा, वो इंडियन मुस्लिम्स का है। हालांकि वो अब 3 देशों में बंट गए हैं, पाकिस्तान में, भारत में और बांग्लादेश में, लेकिन है। दूसरा ये भी है, अक्सर बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अब्बासिड कैलिफेट के बाद, जब हलाकू खान ने 1253 में बगदाद को जलाया, उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड की जो लीडरशिप रही वो बहुत हद तक भारत के पास रही। जब तक कि ऑटोमन कैलिफेट पूरी तरीके से एक पावरफुल कैलिफेट की तरह एस्टेब्लिश नहीं हो गया 17वीं सेंचुरी में, और मेरे ख्याल से जब तक मुगल एम्पायर भारत में रहा तब तक, तो अगर हम कहें कि 1250 से 1700 का दौर तकरीबन 400 साढ़े 400 सालों का दौर है ये, तो बहुत बड़े समय तक उस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, ये इंडियन मुस्लिम्स की जो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो भी है वो आगे हम बात करेंगे कि क्या खूबी है, क्या अलग है या सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, इनके पास रही। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके बाद ऑटोमन कैलिफेट के बाद अब हम देखते हैं कि पेट्रो डॉलर्स के हवाले हो गई है वो। ऐसे में क्या ये जो इंडियन मुस्लिम है, इसकी जो सेल्फ इमेज है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली हिंदुस्तान के भीतर और हिंदुस्तान के बाहर कैसे आइडेंटिफाई करता है? अगर मेरा सवाल साफ है तो। जी, तो देखिए, आपने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, खास करके मुसलमानों का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, मैं उससे बहुत हद तक एग्री करता हूँ। आज की डेट में मुसलमानों की जो आइडेंटिटी का मसला है, उससे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत मशहूर थीरी है जिसे कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यस, उसमें ये कहा जाता है कि जो यानी ट्रूथ इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। यस, तो आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। एग्जैक्टली। एक आइडेंटिटी वो होती है जो कम्युनिटी अपने आप को खुद समझती है, और एक आइडेंटिटी जो सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। बिल्कुल। ये कॉन्ट्राडिक्शन हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ पाया जाता है। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं
उसमें सबसे पहली ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो मुसलमान हैं इसमें 95% मुसलमान इंडिजिनस हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल सही सर। जो किसी ज़माने में कन्वर्ट हुए, वजूहात जो भी रही हों, लेकिन वो कन्वर्ट हुए, और उसमें एक बहुत बड़ी वजह इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये तमाम चीज़ें रही हैं जी। तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान समझते हैं जी। हिंदुस्तानी मुसलमान तो समझते हैं, लेकिन जो इस्लाम के फॉलोअर हैं तो ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो होली लैंड है यानी मुसलमानों का, जी मक्का से लेकर के आप फ़लस्तीन तक आ जाइए, जी, तो ये तमाम जो होली प्लेसेस हैं उससे आइडेंटिफाई करते हैं। अरब और मुस्लिम हिस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, इसलिए आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में भी जो नाम होते हैं वो इंडोनेशियन मुस्लिम्स की तरह नहीं होते हैं। यहाँ पे तारिक होगा, यहाँ पे खालिद होगा, यहाँ पे फातिमा होगा नाम, यहाँ पे जहरा होगा, ज़ैनब होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं आम तौर पे ये मुसलमानों की जो चेकर्ड हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जी, ये उनके हीरोज़ हैं, हीरोज। ये उनके बड़े लोग हैं, तो उनसे अपने आइडेंटिफाई करके बच्चों का नाम रखना, तो वो आप देखेंगे कि वो एक तरह से ग्लोबल उम्मा का हिस्सा तो समझते हैं अपने आप को। लेकिन फिर अगर आप देखें तो उनका एसर्शन बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की नॉर्थ इंडिया में, बाकी जगहों पे तो नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में और थोड़ा एक पॉकेट चले जाइए हैदराबाद में, तो वो एक हिंदुस्तान में पैदा होने वाली ज़बान जिसे उर्दू कहते हैं, हिंदुस्तान में जो पैदा हुई है उसे बोलते हैं ज़्यादातर। मदर टंग में अगर एंट्री कराते हैं तो वो बड़ी तादाद मुसलमानों की, सबकी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ 28% मुसलमानों ने लिखा है कि मेरी मदर टंग उर्दू है। इसका मतलब कि बड़ी तादाद ने लिखा है कि हिंदी है हमारी मदर टंग। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप को कोई अरबी और फारसी बोलने वाला मुसलमान नहीं मानते। यानी जहाँ तक कंटिन्यूटी का ताल्लुक़ है, पूरा जो चेन है वो यानी अरबियन इस्लाम से अपने आप को आइडेंटिफाई तो करते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो हिंदुस्तान की है उसको कायम रखते हैं। और इसलिए अपनी ज़बान, अपने कल्चर में अगर आप देखेंगे, आप चले जाइए मिसाल के तौर पे साउथ इंडिया में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, तो मुस्लिम औरतें आपको बड़ी तादाद में सिंदूर लगाए हुए मिल जाएंगी, आपको बड़ी तादाद में बिंदी लगाई हुई मिल जाएंगी। जो कॉमन फेस्टिवल्स हमारे, जैसे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है बंगाल में, वो एक कल्चरल फेस्टिवल की हैसियत रखता है, बड़ी तादाद में मुसलमान आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से होली, दीपावली पे मिठाई और रंग शेयर करते हुए भी लोग मिल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अपने आप को जब वो देखते हैं तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पे देखते हैं, और एक बड़ी तादाद इस बात का फ़ख्र करती है। आप राइटिंग्स पे भी देखिएगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाली जो फीलिंग है, तो वो सिर्फ शायरी में नहीं आती, बल्कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की अपने आप को आइडेंटिफाई करती है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हम कहीं ना कहीं अरबियन या पर्शियन मुस्लिम से थोड़ा अलग होते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जिसे हिंदी मुसलमान बाहर के लोग भी कहते हैं, जो बाहर के मुसलमान भी कहते हैं, तो इस बात में वो फ़ख्र करते हैं। आपसे जब आगे बात हो गई तो ये बात पता चले कि ये आइडेंटिटी तो मुसलमान अपने आप को खुद देखता है। फिर वो समझता है कि इस मुल्क को बनाने में हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बॉर्डर पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने यानी हिंदू मुसलमान साथ मिलकर के रहे हैं। और आप देखिए राजपूत फैमिली बहुत सारी आपको मिलेंगे, जो मुस्लिम राजपूत है और हिंदू राजपूत जी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये मिलेगी कि दोनों के बीच में शादियों में आना जाना और शरीक होना। मैंने बहुत सारे मुजफ्फरनगर के आसपास त्यागी फैमिली को देखा है, जो दोनों कम्युनिटी के लोग होते हैं जी। जैसे मान लीजिए कि शेखावटी रीजन में कायम खान ही मुसलमान है जी, और मैं एक दफ़े उनके यहाँ किसी वलीमा में गया, हाँ तो वहाँ वेजिटेरियन खाना था जी। तो मैंने पूछा, अब किसी वलीमा में आप जाएँ तो आप उम्मीद करते हैं कि बढ़िया बिरयानी कोरमा मिलेगा, तो एक स्टीरियोटाइपिंग है, तो लेकिन वो है जो है तो नहीं था। तो मैंने पूछा होस्ट से, तो कहा हमारे यहाँ बनता ही नहीं है वलीमा में। ये एहतराम गाँव और देहातों में ये हर जगह है। ये मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये जो हिंदुस्तान की जिसको गंगा जमनी तहजीब आमतौर पे कहा जाता है, आजकल तो इस तरह की डिस्कोर्स को क्रिमिनलाइज किया जाने लगा है, लेकिन बहरहाल अगर आप देखें तो ये जो गंगा जमनी तहजीब या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात या आपस में मिलने जुलने की बात, उससे कभी इन्होंने अलग नहीं समझा। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि एक एक्सट्रीम वर्जन होता है जिसमें कहते हैं कि होली और दीपावली पे विश नहीं करने चाहिए, और
यानी दूसरों के फेस्टिवल पे आपको विश नहीं करना है। लेकिन आप देखिएगा ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि न सिर्फ विश करना बल्कि नए कपड़े बनवाना। मैं बंगाल की आपको मिसाल दे रहा था, दुर्गा पूजा पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब नए कपड़े बनाते हैं। वह ख़ास बात समझी जाती है कि ऐसे मौके पे ख़रीदारियाँ भी करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेल्फ इमेज मुसलमानों की है उसमें वो अपने आप को हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा समझते हैं। उसमें बड़ी तादाद ये भी समझती है कि हमारे आबा व अजदाद किसी जनरेशन में मुसलमान नहीं रहे होंगे और वो कन्वर्ट हुए होंगे। तो ये एक बड़ी तादाद है और यही वजह है कि आप देखिएगा कि बतौर ख़ास जो पसमानदा तबक़ात हैं मुसलमानों में, वो अपने आप को इंडिजिनस मुसलमान ही कहते हैं। वो कहते हैं कि हम बाहर से नहीं आए हैं। मुसलमानों के कुछ ख़ास कास्ट होंगी जो अपने आप को कहती हैं कि हम बाहर से आए, हमारे आबा अजदाद बाहर से आए, बट अल्टीमेटली शादियाँ यहीं हुई और यहीं रच बस गए। तो अल्टीमेटली उनकी पूरी इमेज और उस बात को अपना लेजिटिमेट क्लेम भी मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि पार्टीशन से पहले कभी मुसलमानों के इंडियननेस पे क्वेश्चन भी नहीं किया गया था। ये तो एक पार्टीशन की ट्रेजेडी है। सर मेरा सवाल उनकी इंडियननेस से नहीं था, मेरा सवाल ये था कि हर जगह जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी बनती है किसी भी पर्सन की या ग्रुप की या कम्युनिटी की, जैसा भी वो हो, तो उसमें वो बहुत सारे कंपैरिजन्स होते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ की, कि कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ वो सिमिलैरिटीज़ ढूंढेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ वो डिसिमिलैरिटीज़ असर्ट करेंगे जी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक मैंने कहा कि पहली बात तो है कि जब आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, एक सेल्फ इमेज इन अ सेंस की हु आर वी, देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला सवाल आता है कि हमारे बरक्स जो सामने है वो एक गैर मुसलमान हिंदुस्तानी हो सकता है, वो अब तकसीम के बाद का इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो सकता है, और उससे बाहर जिसे आपने उम्मा कहा उसका पार्ट हो सकता है। अब उस उम्मा में भी आप अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं, अरब, और इसके साथ तो एक रिलेशन अंडरस्टैंडेबल है कि एक रेगुलर आना जाना जिनके साथ ये जहाँ से आए या जहाँ तक गए और बातचीत रही, कि पर्शिया और अरेबिया के साथ और टर्की के साथ या सेंट्रल एशिया के साथ एक समझ है। लेकिन हम जानते हैं कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका वेस्टर्न अफ्रीका का है जी, इंडोनेशिया मलेशिया का है जी। तो ये भी एक बड़ा है। उनके साथ भी फिर तो उम्मा तो फिर पूरा ही है जी। तो क्या उस उम्मा की कल्पना में सभी लोग हैं? वो उम्मा की संकल्पना में ये एक पार्ट है। और सर जिस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की आपने बात की कि जिस तरह से एक आइडेंटिटी कल्टीवेट होती है, तो उसी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर दो पार्ट है जिसे हम प्रैग्मेटिज्म में आई और मी कहते हैं, कि एक डायनामिक है, सोशल है, और एक स्टैटिक है, सेल्फ है, नॉन डायनामिक है, पर्सनल है। तो एक है जब कोई सामने आपके बरक्स आता है तब वो आइडेंटिटी आती है, और एक जब कोई नहीं होता है तब वो आइडेंटिटी आती है। मैं उस सेंस में सेल्फ इमेज की बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे, माइनॉरिटीज़ जहाँ पे भी हों वो अपनी जो आइडेंटिटी को लेके बहुत कॉन्शियस होती है जी। और डेमोक्रेसीज़ में तो आमतौर पे ये माइनॉरिटीज़ की अपनी जो आइडेंटिटी है उसको असर्ट इसलिए भी करना पड़ता है कि डेमोक्रेसीज़ में एक थ्रेट होता है मेजॉरिटेरियनिज्म का, जिसे जे.एस. मिल ने कहा भी था कि डेमोक्रेसी में हमेशा ये ख़तरा रहता है। वो सोचिए कि इतना बड़ा लिबरल पॉलिटिकल थिंकर ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी का ख़तरा हमेशा बना रहता है। तो अल्टीमेटली ऐसी हालत में जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करती हैं और उसे बचाने की कोशिश करती हैं। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो जो अपनी आइडेंटिटी यानी रिलीजियस आइडेंटिटी हो, कल्चरल आइडेंटिटी हो, उसको असर्ट करता है पब्लिक स्पेस में, और वहाँ पे वो अगर आप देखेंगे तो वो बताना ये चाहता है कि ठीक है हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हम बहुत चीज़ों में आपसे डिफरेंट भी हैं बाकी लोगों से। जैसे मान लिया फूड हैबिट अगर आप देखें, शादी ब्याह के तौर तरीक़े हैं और कुछ और चीज़ें जो कल्चरल ट्रेट्स होते हैं जिसे कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं कंट्री की, तो ये होती है। असल बात क्या होती है कि जब वो आइडेंटिटी अपनी असर्ट करता है, अगर फूड हैबिट में ही मान लिया कि अगर कुछ लोग वेजिटेरियन हैं तो उनको ये बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकता है जी।
यानी उनको ये देख करके लगता है। ऐसी हालत में क्या होता है कि वो अपने फूड हैबिट पे ज़्यादा असर्शन शो करता है। जब वो असर्शन शो करता है तो जो रिएक्शन होता है वो एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द फूड हैबिट हो जाता है। बिल्कुल सही। या द आइडेंटिटी इटसेल्फ इज क्रिमिनलाइज्ड। यस। उस क्वेश्चन को जब हिंदुस्तानी मुसलमान एज एन इंडिविजुअल एड्रेस करता है और उसको इनकाउंटर वो कर रहा होता है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है या कहीं और भी जा रहा है, तो वो उसको इनकाउंटर कर रहा होता है। वो आइडेंटिफाई किया जाता है अपने यानी तौर तरीक़ों से, और उसके लिए बहुत सारे पेजोरेटिव कभी कभी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या कुछ हॉस्टिलिटी जो हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, ये जब हम माइनॉरिटी क्वेश्चन को, खास करके मुसलमान चूँकि जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इंडिया की है, उसको जब हम माइनॉरिटी के आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव में एनालाइज करेंगे तो हिंदुस्तान की दूसरी माइनॉरिटी से मुसलमानों के थोड़े इश्यूज अलग हैं, और वो उसका कॉन्शियस भी है मुसलमान। जी। देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि मुसलमान जो है वो बाकी माइनॉरिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड, सोशली एक्सक्लूडेड और अंडर प्रिविलेज्ड है आज की तारीख। जी बिल्कुल सही। नंबर 2 जो दूसरा 3 एडिशनल फैक्टर्स हैं जो मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करने की वजह बनती है। पहली बात ये कि मुसलमान हिंदुस्तान के जो हैं वो दे आर नॉट बेनिफिशियरी ऑफ पार्टीशन बट दे आर द विक्टिम्स ऑफ पार्टीशन। इंडियन मुस्लिम्स खास करके, क्योंकि पाकिस्तान एक एलिटिस्ट प्रोजेक्ट था और तो वो उसके वो विक्टिम है। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान लेड टू सस्पिशन अबाउट द लॉयल्टी ऑफ द मुस्लिम्स। यस। डिफेंस मिनिस्ट्री की आप एडवाइजरी भी उस जमाने में थी कि मुस्लिम सस्पेक्ट्स हैं। आपने ब्रिगेडियर उस्मान पे अभी किताब आई ज़ियाउल और अविनाश मिश्रा की, जी। उन्होंने बताया भी कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिगेडियर उस्मान जैसे और वजाहतुल्लाह साहब जैसे लोगों को नेहरू जी के इंटरवेंशन के बाद आर्मी में रिटेन किया गया और जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। आप देखिए, तो एक तो पहला ये फैक्टर जो है हमें याद रखना चाहिए कि पार्टीशन, जिसकी वजह से दूसरी माइनॉरिटीज़ के मुकाबले में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा सोशल हॉस्टिलिटी यहाँ डेवलप हुई। तो ऐसी हालत में जब सोशल हॉस्टिलिटी का सामना करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी में रिकोर्स तलाश करता है, पनाह लेता है अपनी आइडेंटिटी में। नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद से जो रिकरेंस ऑफ कॉमनल राइट्स हैं, और वो कॉमनल राइट्स अगर आप देखें कि भागलपुर है, देवंडी है, से शुरू कर सकते हैं। हाँ, जो बड़े राइट्स जो यानी जिनको आप ये कह सकते हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है और बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से मुसलमानों को आम तौर पर अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस भी होना पड़ा और उनको थ्रेटेंड भी फील करते रहे। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं समझता हूँ 1980s में आता है, जब राम जन्मभूमि मूवमेंट चलता है, राइट विंग का राइज होता है मुल्क में, और अल्टीमेटली जो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग स्टार्ट होती है। मैं फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स को और यानी जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडर्स को क्रेडिट इसलिए दूंगा कि उन लोगों ने जो पार्टीशन के टाइम की हॉस्टिलिटी को उसको कम करके बहुत हद तक मेन स्ट्रीम में मुसलमानों को लाने की कोशिश की। और अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का जो इंटीग्रेशन है यानी वो बहुत अच्छा हुआ उसके बाद। लेकिन ये फिर 1980s के बाद से एक मूवमेंट चलता है और पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग स्टार्ट होती है, और ये पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग में अल्टीमेटली इट पेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अल्टीमेटली वो एक परमानेंट फीचर बन गया। तो अब ये 3 आइडेंटिटी में आज की डेट में क्या है, जब मुसलमान जा रहा है और यानी और अगर कोई लड़की जा रही तो उससे कहते हैं कि बेटा हिजाब लगा के मत जाओ, आजकल बड़े माहौल ख़राब है। मुझे याद है कि 92 में मैं अलीगढ़ में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी मदर ने कहा कि सिंस यू आर फ्रॉम आसनसोल तो आपको हिंदुस्तानी में बात नहीं करनी है किसी से, बंगाली में बात कीजिएगा, और अपनी आइडेंटिटी कभी मत बताना, तो अपना कोई चक्रवर्ती बनर्जी चैटर्जी कुछ भी नाम बता देना किसी से बात करते हुए। अब आप देखिए कि आइडेंटिटी हमारी है कि अपने मुल्क में अगर हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े, यानी वो आइडेंटिटी छुपानी पड़े, तो अल्टीमेटली ये जो एक कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट टू डू, यानी हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर के अगर जा रहे हैं तो हमें हॉस्टिलिटी का सामना है, दूसरी तरफ अगर अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करते हैं तो एसिमिलेशन का ख़तरा है। तो वो जो इंटीग्रेशन की जो बड़ी प्रॉब्लम है मुसलमानों की, वो इस सिलसिले में यानी सेल्फ इमेज भी जो है उसमें एक बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जो स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि सर हम अगर मान लिया कि कोई टॉपिक ले रहे हैं डिसर्टेशन के लिए, रिसर्च के लिए, तो क्या मुसलमानों के इश्यूज़ पे अगर मान लिया उनके मार्जिनलाइजेशन पे, एक्सक्लूजन पे कोई टॉपिक लेंगे तो एम आई गोइंग टू फेस हॉस्टिलिटी ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड
क्या मुझे जो जॉब देने वाले लोग हैं वो किस मेरी आइडेंटिटी और मेरे कमिटमेंट टुवर्ड्स माई कम्युनिटी दैट विल बी रिवील्ड थ्रू माई रिसर्च बिकॉज आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट देयर प्रॉब्लम्स, तो क्या इसका कोई असर होगा? तो मैं ये आम तौर पे फील करता हूँ जो यंग माइंड से लेकर के और बड़ों तक ये एक प्रॉब्लम है। ये आपने सवाल उठाया प्रोफेसर हक लॉयल्टी का, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और ये सवाल लॉयल्टी का या बॉन्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी जी, बॉन्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन का। आप जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा, तो मुझे बचपन से राम कृष्ण की कहानियाँ दादी ने सुनाई, महाभारत रामायण ये सब सुना हमने बचपन से। फिर जब मैं और बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये तो मथुरा अयोध्या यहीं पे है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ तो बस का 50 रुपये का टिकट लेकर जाया जा सकता। उसके बाद जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट होते हुए, तो मैं देख रहा हूँ कि जलियांवाला बाग भी इसी जगह पे है जहाँ पे मैं हूँ जी। वो पार्लियामेंट भी यहीं पे है, प्राइम मिनिस्टर भी यहीं बैठता है। तो मेरा जो इंडियन स्टेट से एक बॉन्डिंग है और जो एक भारत के संविधान से जो बॉन्डिंग है और जो मेरा इस ज़मीन से स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, इसका भूगोल एक ही है। और जब इसका भूगोल एक ही है, हमको कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं चाहिए जलियांवाला बाग जाने के लिए, संसद भवन आने के लिए, या फॉर एग्जांपल मथुरा जाने के लिए या अयोध्या जाने के लिए। तो ये एक गलतफहमी पैदा करता है मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर, हिंदुओं के अंदर, कि ये देश तो हमारा ही है। मुस्लिम बच्चे के सामने ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि उसका जो इमोशनल बॉन्डिंग है, जो उसका स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, वो इस भूगोल से बाहर है। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्डिंग है वो यहीं पे है। उसके पुरखों ने भी आज़ादी लड़ी है देश की। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है शायद दुनिया के किसी और देश में नहीं है। अमेरिका का जो एक क्रिश्चियन है, उसकी कैथोलिक है, तो उसकी बॉन्डिंग, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जो है वो वहाँ है, वेटिकन में है। लेकिन कोई अमेरिकन क्रिश्चियंस को ये नहीं कह रहा है कि जी आप वहाँ चले जाओ। ये मुस्लिम को फेस करना पड़ता है यहाँ पे। ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको कैसे एड्रेस किया गया या किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें 3 बड़े अहम सवाल आपने उठा दिए। पहली बात कि ये जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग की बात है, तो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग में मक्का, मदीना या यरूशलेम के अलावा जो मुसलमानों के स्पिरिचुअल प्लेसेस आप देखेंगे, तो इंडियन मुस्लिम्स में जो सूफी ट्रेडिशन के लोग रहे, उनके लिए अजमेर शरीफ भी बहुत है, उससे भी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है। मौलाना आज़ाद ने अपनी स्पीचेस में ये बात कही है। अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई बड़ी मस्जिद किसी ज़माने में बनाई गई, बड़े यानी मोनास्ट्रीज हैं, मज़ार है, खानकाहें हैं, उन सब से भी वैसे ही बॉन्डिंग है। जो सूफ़ी ऑर्डर अगर आप देखेंगे, जो 16 सूफ़ी ऑर्डर है, वो सब के सब यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद उन सूफ़ी ऑर्डर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो उनके लिए अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की बात कीजिएगा, तो उनके लिए अजमेर शरीफ भी है, उनके लिए मेहरौली भी है, उनके लिए कलियर शरीफ भी है। इस तरह के नाम बाद आप यानी शरीफ लगा करके बोलते हैं। तो पहली तो बात यह कि वो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी है उसके साथ साथ। दूसरी एक अहम बात याद रखें हम ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मामला है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और उससे जो बॉन्डिंग है, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों में एक चीज़ की जो मैं कमी देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि they have tried to find a heavenly solution to worldly problem और डिवाइन इंटरवेंशन। अच्छा, उसकी वजह यह कि थियोलॉजिकल डिस्कोर्स ने पॉलिटिकल स्पेस और सोशल स्पेस को बहुत डोमिनेट किया मुसलमान विद इन कम्युनिटी। और चूंकि वर्ल्डली प्रॉब्लम का वर्ल्डली सॉल्यूशन होता है, उसका कोई हेवनली सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है। उसमें आपको दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ डेमोक्रेसी, बहुत लोग नहीं कर रहे। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। अब ये जो डेमोक्रेसी है,
उस डेमोक्रेसी में ये एक शेयर्ड स्पेस है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे सफरर्स हैं इस सिस्टम के पूरे। वो डेमोक्रेसी का अपना कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो बात ये है कि वो एलायंस, वो जिसे कहते हैं यूनिटी ऑफ द को सफरर्स जो हो सकती थी, उसमें मुस्लिम एलीट ने कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुआ है उसमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। और जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक सेकुलर स्टेट में अगर बहुत ही रिलीजियस एलीट करेंगे, कलर्जी करेगी, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करेगा और वो फिर मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म को बहुत स्ट्रांग भी करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिंबल्स, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जिसमें आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, एसोसिएशन बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए, वोट दीजिए, वो तमाम चीज़ें हैं। उसके साथ मैं ये बड़ा अलमिया रहा है मुसलमानों का कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक सेकुलर डेमोक्रेसी में जिस तरह का होना चाहिए, वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की एजेंसीज मुसलमानों में वीक रही। और यही वजह है कि उनका जो मोबिलाइजेशन भी रहा है, वो आप देखिएगा कि मस्जिद के इशू पे होता है। उनका मोबिलाइजेशन एक लैंग्वेज जो उनकी नहीं है, वो लैंग्वेज हिंदुस्तान की है जो सबकी हो सकती है। वो बस की भी हो सकती है, वो फराक बरकपुरी की भी हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। उस लैंग्वेज से बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक और बात आप देखेंगे तो मस्जिद है या मुस्लिम पर्सनल लॉ का इशू है। आज देखिए आप, जो बहुत ही शॉकिंग भी है कि एक मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म, या बहुत सारे लोग उसे फासिज्म भी कहते हैं, उसको कंडेम करने में बहुत लोग पेश होते हैं, मुसलमानों के एलीट क्लास के लोग भी। बट एक अजीब सी मेजोरिटेरियनिज्म देखने में आया कि जावेद अख्तर इज अ नोन एथीस्ट, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो उसमें ये नहीं कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो सकते हैं। आप किसी रिलीजन में ना भी बिलीव करें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही तो राइट देता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आपका अटैचमेंट है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि दैट हैज द प्राइमेसी इन द कंट्री, तो कलकत्ते में उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में आ रहे थे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर किसी रिलीजियस जलसे में नहीं आ रहे थे, तो उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में जावेद अख्तर आ रहे हैं। कुछ एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हम उनका ये करते हैं कि उनको नहीं बुलाना चाहिए था, और अल्टीमेटली उर्दू एकेडमी कलकत्ते को, यानी बंगाल को, कैंसिल करना पड़ा उस इवेंट को, और जावेद अख्तर को। तो अल्टीमेटली जावेद अख्तर ने कौन सी ऐसी बात कही? उनका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से तो आप अपने माइनॉरिटी स्टेटस को भी क्लेम कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को क्लेम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर कोई खामोशी है मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से, मुस्लिम एलीट की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तो ये है कि आप एक माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को जस्टिफाई करें और मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को कंडेम करें, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चल सकता। अगर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है तो वो सबके लिए है। हाँ, तो अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन से आप कह रहे थे जो बॉन्डिंग है, तो वो जो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन कहाँ है मुसलमानों की मजलिसों में या मुसलमानों की महफिलों में, उसमें शेर व शायरी है, उसमें बहुत रिलीजियस डिस्कोर्स है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी स्पिरिट है, जिसमें जस्टिस है, जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें सेकुलरिज्म है, जिसमें सोशलिज्म है, और इस पे सोशलाइजेशन जो कम्युनिटी का है वो नहीं है, तो उसका ये इम्पैक्ट होता है कि इस तरह के रिएक्शन आते हैं कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पे तो मोबिलाइज हो जाएंगे, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ पे मोबिलाइज नहीं होंगे। आप बाबरी मस्जिद के इशू पे मोबिलाइज हो जाएंगे, और कुछ लोग तो यहाँ तक के बहुत प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन अगर कुछ करने की कोशिश करें कोई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों में, या मुसलमानों का कोई क्लास उठ करके, तो उसके खिलाफ भी एक बड़ी तादाद उठ खड़ी होती है। भाई जो इंजंक्शंस हैं उनका भी तो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है हालात के मुताबिक, एक सेकुलर डेमोक्रेसी। और अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं इसको ख़ास करके इसको एक्सप्लेन ये करूँगा कि देखिए, जो मुसलमानों में फ़िक़ा या जो रिलीजियस लॉ जो डेवलप हुआ, वो बेसिकली उन लोगों ने डेवलप किया जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रह रहे थे, और मुस्लिम जहाँ पे मेजॉरिटी में भी थे और हुकूमत भी मुसलमानों की थी। जी बिल्कुल। तो उसके तकाजे बहुत अलग थे। तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत है, जहाँ शरिया का नफाज है, वहाँ पे फ़िक़ा के तकाजे अलग हो जाएंगे। और दुनिया में सिर्फ 57 कंट्रीज में मुसलमान मेजॉरिटी में रहते हैं।
यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं अगर, तो तकरीबन 150 कंट्री में मुसलमान तो माइनॉरिटी के तौर पे रह रहा है। तो अगर 150 तकरीबन ममालिक में मुसलमान माइनॉरिटी के तौर पे रह रहा है, तो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ है, वो फ़िक़ा कहाँ है कि माइनॉरिटी की हैसियत से जब आप किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उसके तकाज़े क्या हैं। जी बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में फ़िक़ा के तकाज़े अलग होंगे, पाकिस्तान में अलग होंगे, सऊदी अरबिया में अलग होंगे, और हिंदुस्तान, अमेरिका या फिर आप यूरोप के किसी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की या दूसरों की है, तो वहाँ पे तकाज़े अलग होंगे। इस फील्ड में मुसलमानों के पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं इस्लाम में, जिसे कहा जाता है क़यास, जिसे कहा जाता है इजमा, जिसे कहा जाता है इज्तिहाद। उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। और मैं ये समझता हूँ कि इंडियन क्लर्जी को या उलमा को इस फील्ड में एक बड़ा काम करना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और ये जो टकराव की सूरत है, उसमें बहुत कमी आएगी। बिल्कुल सही सर। कयास और इस्तिहाद की बात, और उस पे कई लोग हिस्टोरिकली कहते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी में गज़ाली साहब के आने के बाद इस्तिहाद और कयास दोनों में काफ़ी कमी आई और उसके नुकसान आज तक हो रहे हैं। लेकिन हम वापस अगर आते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। ज्यूरिस्प्रूडेंस नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड, प्रोग्रेसिवली इंटरप्रेटेड, और हर वक्त उसको नए इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। और शायद यही काम क्लर्जी, या सॉरी नॉट इवन क्लर्जी, आई वुड से द थियोलॉजी का यही बेसिक काम है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप जो भी इंजंक्शंस हैं उसको इंटरप्रेट करते जाइए, हर कॉन्टेक्स्ट के साथ, हर परिस्थिति के अनुसार उसको आप ढालते चलिए। लेकिन लेट्स कम बैक टू दिस ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी वेयर वी वर। हिस्टोरिकली देयर आर दो स्कूल्स हैं इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। एक स्कूल तो जैसे कि आपने कहा कि एक समय पे डिग्निटी के क्वेश्चन पे जो समाज का कमज़ोर तबका रहा, चाहे वो कास्ट सिस्टम की टिरनी के कारण हो या फ्यूडलिज्म के टिरनी के कारण हो, वो कन्वर्ट हुआ। लेकिन दूसरा स्कूल ये भी कहता है कि ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एक्चुअली हैव कन्वर्टेड फ्रॉम बुद्धिज्म। और इसके साथ दो चीज़ें वो कहते हैं कि इंडिया में इस्लाम के आने और पहले में इंडिया में बुद्धिज़्म की प्रेजेंस में तो बहुत ड्रामेटिक फॉल हुई, लेकिन हिंदूज़ की प्रेजेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यही लगभग 25 से 30% के बीच में इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बुद्धिस्ट रहते थे, जो कि आज 1% से भी कम पे हैं, और यही जगह इस्लाम ने ले लिया। और यही 70-75% के आसपास हिंदू रहते थे, वही आज भी हैं। और दूसरा ये भी कहते हैं कि जो जगह अफ़गानिस्तान से लेके, कश्मीर से लेके, सिंध से लेके बंगाल तक जो बुद्धिज़्म मेजॉरिटी स्टेट्स थी और जहाँ बुद्धिस्ट मोनार्कीज़ थी, चाहे अफ़गानिस्तान के हिंदुशाही हो, सिंध हो, बंगाल के पाल हो, कश्मीर हो, जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट डोमिनेंस रहा, वही फिर बाद में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स भी बने। तो इसको लेकर एक स्कूल ऑफ थॉट है, हालांकि ये माइनॉरिटी है, लेकिन ये कहता है कि शायद द इंडियन मुस्लिम्स आर बेसिकली हैव नॉट कन्वर्टेड, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म बट फ्रॉम बुद्धिज्म। इसको लेकर इस्लामिक आइडेंटिटी के भीतर मुसलमानों के सेल्फ इमेज के अंदर कोई कॉन्शियसनेस है इस बात की, अवेयरनेस है इस बात की? देखिए, ये जो हिस्ट्री का ये इंटरप्रिटेशन है, ये काफ़ी कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड इसलिए कि इस पे आपको यूनानिमिटी नहीं मिलेगी और कोई बहुत ऑथेंटिक ये बात नहीं है। बिल्कुल। वजह ये है कि ये कहा जाता है कि जो उसमें जो लॉजिक ये दी जाती है कि चूँकि लोअर कास्ट के जो ये जो हिंदूज थे वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, और या वही कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज़्म में भी, हिंदुज़्म से बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म से फिर इस्लाम या जिसमें भी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखिएगा तो बड़ी जो तादाद मुसलमानों में कन्वर्ट हुई है, वो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो लोअर कास्ट से। अब उसमें जो डिस्ट्रक्शन आप कहें कि सिंध में ये डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी मुसलमानों का इन्वेजन था, मोहम्मद बिन कासिम का डिस्ट्रक्शन था, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हुआ। लेकिन अगर आप देखिएगा साउथ इंडिया में आप पूरा मालाबार से लेकर के हैदराबाद तक चले जाइए, तो एक बड़ी तादाद जो मुसलमानों को मिलेगी
वो कौन से मुसलमान? वेस्टर्न घाट से और अरेबियन सी के बीच में तकरीबन 40-50 किलोमीटर का जो एक स्ट्रिप है, 50 किलोमीटर की चौड़ाई का एक स्ट्रिप है, जो पहाड़ के नीचे उतरते ही जो नीचे केरल से शुरू करके गुजरात तक जाती है, सह्याद्री के पैरेलल में चाली। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट में इस्लाम है, ये तो ट्रेडर्स की इस्लाम एक अलग किस्म से आई, और इसका न मोहम्मद बिन कासिम से न उससे भी उसके बाद चाहे इधर टर्किश इन्वेजन या अफगानिक इन्वेजन, उनको भी छोड़ देते हैं। ये हम जानते भी हैं कि शायद मक्का से भी पहले मस्जिद जो है वो कोचिन में बन गई। हाँ, 632 मतलब the prophet perhaps died in 632 AD and it was constructed in 631 or 630 AD during the lifetime of the prophet himself। जी जी, मतलब पैगंबर साहब के दौर में ही वो मस्जिद बन चुकी थी। और इस पूरे दौर में, इस पूरे स्ट्रेच में अगर हम देखते हैं कि आए वो कर्नाटका में, केरल में, महाराष्ट्र में, जो वेस्टर्न घाट से और अरेबियन सी के बहुत पतला सा एक पट्टी में जो इस्लाम है, ये बड़ा अजीब किस्म का बात रहा है इनके बीच में। कोंकण के कोस्ट में, गुजरात में भी, दक्कन में आप नहीं मतलब अलग है, दक्कन तो अलग है। ये तो फिर हम जानते हैं कि कुतुब शाही की जब किंगडम बनी वहाँ पे, और कुली कुतुब हैदराबाद का निर्माण हुआ, और वो तो एक अलग चीज़ है, दक्कन बना। और हाँ, इसीलिए मैं इंडियन मुस्लिम्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा था। ये एक बड़ा अलेप सा है, और इसकी असर मैंने गुजरात में भी देखी। अब तो खैर गुजरात दूसरी रूप से देखा जाता है, लेकिन गुजरात में भी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में इस्लामिक आइडेंटिटी बहुत कॉमनली, कम्युनिटी आइडेंटिटीज आर स्ट्रॉन्गर देन रिलीजियस आइडेंटिटीज इन द रिलीजियस ऑर्डर में। और ये कन्वर्जन्स हमने देखा कि बहुत बात तक चलती रही। मैं सिर्फ उधर नहीं है, अगर आप इस बात से अगर आप हिंट लें तो देखिए, जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन ये होता है कि इट इज नॉट ओनली रिलीजियस आइडेंटिटी दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम इट इज कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी ब्लड शेड के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद, मुसलमानों की दोनों तरफ अगर आप देखें, हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ मारे गए, सिख मारे गए, और अल्टीमेटली पाकिस्तान बना। विद इन 24 ईयर्स इस्लाम को एक सिंबल बना के एक कॉमनैलिटी ऑफ रिलीजन है, एक कंट्री बनाया था, और अल्टीमेटली क्या होता है, 24 ईयर्स के अंदर वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। पाकिस्तान यानी जिसे आप ममलिकत खुदादाद और इस्लामी हुकूमत बनाना चाहते थे, वो इस्लाम could not become a binding force. Yes. And ultimately it was linguistic and cultural identity of the Bangladeshi Muslim that was asserted, and finally Bangladesh was created. So that's why we have to keep in mind कि न सिर्फ ये कि religious identity, बल्कि ये बड़ी overlapping है। कभी कभी religious identity के ऊपर प्रिवेल कर जाती है कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। जैसे हमारे यहाँ अगर आप, यही मेरा जो सवाल था, हम वापस एक बार, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, वेरी सॉरी, कि हम सेल्फ इमेज की बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत हद तक सवाल सेल्फ इमेज के ऊपर अब हमारे यहाँ हम करते नहीं है, पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा बात करते हैं। तो इस सेल्फ इमेज में अगर ये अवेयरनेस है कि 95% लोगों के बीच में कि भाई नहीं, हमारी तो कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिलती कि हमारे आबा कभी तुर्की से या अरब से घोड़ों सवारी करते हुए या तिजारत करते हुए आए थे, हम तो यहीं पे थे। तो वो जो उनकी मेमोरी है, उस मेमोरी में ये दोनों स्ट्रीम, द हिंदू स्ट्रीम एंड द बुद्धिस्ट स्ट्रीम की जो बात हो रही है, इसकी कोई चॉइस वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं? डू दे वांट टू चूज देयर हिस्ट्री? क्योंकि कई बार क्या होती है, जब हिस्ट्री टेक्सचुअल ना हो तो उसमें चॉइस की बहुत गुंजाइश होती है। हम अक्सर देखते हैं कि कास्ट अपने आप को एक चॉइस की हिस्ट्री, मतलब लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि इंडियन कास्ट सिस्टम इज एग्जिस्टिंग बिकॉज एवरी कास्ट हैज इट्स ओन जीनियोलॉजी। भारत के 6000 जातियों ने अपनी खुद की इतिहास रची है, और उन सभी रचनाओं में वो अपने आप को सर्वोच्च जाति कहते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मणों से ऊपर में बताते हैं कि हमारी ओरिजिन दरअसल इस ऋषि से, इस राजा से हुई। अभी हम देखते हैं यहाँ राजा, यूपी में राजा सुहेल देव की ओरिजिन को लेकर पार्टीज बन रही हैं, भरतपुर में राजा नहर सिंह की, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जीनियोलॉजीज खोज के लाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग हिस्ट्रीज अपनी बनाते हैं। क्या इस तरह की जीनियोलॉजीज बनाने की कोशिश
भले मैं सिंगुलर मोनोलिथिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी, भारतीय इस्लाम के अंदर भी हजारों जातियां हैं। हाँ बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। क्या इसके भीतर भी इस तरह की जीनियोलॉजीज बनाने की, इस तरह की एक ओरिजिन चार्ट बनाने की कोशिश की गई है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप सवाल है आपका, और उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह की जो मुसलमानों में जो आइडेंटिटी का इशू है, उसमें मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके साथ तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है कि साहब कि हम इंडिजिनस मुस्लिम हैं, हम 90% वो जो पॉपुलेशन है, यानी अदर दैन आर्यंस, नॉन आर्यंस में, तो वो कहते हैं नॉन आर्यन में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें तो वो अपने आप को फिट करते हैं, और उसमें अपर कास्ट मुसलमान भी हैं और लोअर कास्ट मुसलमान भी हैं, तो वो अपने आप को फिट करते हैं। लेकिन इस तरह की जीनियोलॉजी के हमारे यहाँ, यानी हमारे एंसेस्टर बुद्धिस्ट रहे होंगे, हिंदू रहे होंगे, कुछ राजपूतों वगैरह में तो देखने में मिलता है, कुछ त्यागी ब्राह्मण्स वगैरह में मिल जाता है, लेकिन आमतौर पे उस आइडेंटिटी को वो भूलना चाहते हैं। मुसलमानों में एक बड़ी तादाद ऐसी है, और आप यही देखिएगा कि जो दलित की आइडेंटिटी है, वो दलित जब अपनी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट कराता है हिंदुस्तान में, तो वो बोलता है कि हम आज से 3 जनरेशन पीछे जब देखते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि हमारे आबा व अजदाद अपने सरों पे आपकी गंदगी उठा करके फेंक रहे होंगे। मुसलमान ये वाली आइडेंटिटी, जो आज का मुसलमान है हिंदुस्तान का, जाहिर सी बात है एक बड़ी पहले कन्वर्जन हुआ होगा, वो उससे कम आइडेंटिफाई करता है अपने आप को कि हमारी आइडेंटिटी ये रही होगी। वो पॉलिटिकल स्पेस में तो आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आप कहते हैं सेल्फ इमेज में इस तरह का एक चीज़ होती है मुसलमानों में जिसको कहा जाता है शजरा नसब, और यानी ये जीनियोलॉजी। तो ये जीनियोलॉजी जो शजरा नसब है, वो आम तौर पे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान से या तुर्की से या सेंट्रल एशिया से या अरब से ताल्लुक़ है, ख़ास करके। तो ये वाला तो आप देखिएगा, लेकिन ये जो मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो इस तरह की कोई जीनियोलॉजी यानी सेल्फ इमेज के लिए मेंटेन नहीं करती है कि आपस में। एक और अहम चीज़ कि उलमा ने भी जो डिवीज़न किया या मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया, उसको 3 तबकों में बांट करके आइडेंटिफाई किया। अजमल, अजलफ और असरफ। हाँ, उसमें अशराफ, अजलाफ और अर्जाल 3 तबकात में बांट करके। तो मैं ये समझता हूँ कि यानी जो मुसलमानों के उलमा भी जो है, जो रिलीजियस क्लास है, उसने भी इस बात को सामने रखा, और कुफ जो कहते हैं यानी शादी ब्याह के लिए मैट्रिमोनियल मामलात में, लेकिन मुसलमानों में जो कास्ट सिस्टम है उसके थोड़ा नेचर डिफरेंट है। वो ज़्यादातर असर्ट होता है मैट्रिमोनियल मामला में, खाने पीने में, नमाज पढ़ने में, रोज़ा रखने में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो वाली में कास्ट का कस्टोडियन ही मैरिज है। हाँ, हिंदुस्तान भर में हाँ, कास्ट का असली जो लेकिन आप ये, चौकीदार और पहरेदार है, हाँ, लेकिन तो वो शादी ही है। इंटर इनटू टेम्पल का जैसे मूवमेंट है, अगर मान लिया हाँ। दलितों के लिए, मुसलमानों में इस तरह की कोई नहीं रही। वो एनालॉजी थोड़ा यानी फार फेज्ड हो जाता है। तो लेकिन ये जो जीनियोलॉजी जिसमें शजरा नसब बनाने की बात है, या जीनियोलॉजी उसमें कहीं से भी अपनी बुद्धिस्ट ओरिजिन को या मान लिया कि अपने हिंदू ओरिजिन को या कोई और ओरिजिन रहे, या उसको मैंने असर्ट करते हुए मेरी नज़र से कम गुजरा ना, या मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, होगा वो इस तरह की, लेकिन मैंने उसको कम देखा। हाँ, पॉलिटिकल आइडेंटिटी का जब ताल्लुक़ होता है तो वो कहते हैं कि हम इंडिजिनस हिंदुस्तानी हैं और हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, और हम वही जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले जब डिस्कोर्स आता है तो उसमें वो अपने आप को फिट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइडेंटिटी मोर पॉलिटिकल है, और बाकी जो सोशल या रिलीजियस है उसमें ये चीज़ कम रिफ्लेक्ट होती है। एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, सवाल भी है, और वो ट्रेंड ये है कि जो पहचान की बात हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो विद इन इस्लाम भी, भारत में जो इस्लाम है उसके अंदर भी कई सारे फिक्रे हैं, कई सारे बिलीफ्स हैं, और उसमें 2 बड़े डिस्टिंक्ट चीज़ें मैं देखता हूँ जिसकी जहाँ से बात शुरू हुई। एक होती है कि जो उसकी इंडियन लैंड से बॉन्डिंग है, और वो सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि उसकी इंडियन लैंड से बॉन्डिंग है, और दूसरा उसका जो मक्का मदीना से जो उसकी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है। और उसमें एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट इस तरफ जाता दिखता है कि मुस्लिम होना का मतलब है कि
किसी प्रकार की इस्लामिक ग्लोबल सिटीजनशिप, और जबकि ज़्यादा बड़ी तादाद इस बात की है कि जो सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है वो आपकी नेशनलिटी यहीं की है। तो ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप का जो बुखार दिया जाता है, इसकी कोई काउंटर फोर्स कुछ ये है क्या? ये है कि नहीं है कि, और इसका क्या काउंटर फोर्स है? देखिए, हम बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सर सैयद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे हैं, उनके ज़माने में भी जमालुद्दीन अफ़गानी थे जी। और जमालुद्दीन अफ़गानी एक पैन इस्लामिज़म का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आए। सर सैयद ने उनको अपोज किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसाइल, उनके चैलेंजेस अलग हैं और इस पैन इस्लामिज़म के मूवमेंट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, अगर आप देखें काउंटर नैरेटिव के तौर पर। तो एक तो उस तरह की बात रही। फिर अगर आप आएँ तो जो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें जमाअतुल उलमा हिंद का क्रिएशन होता है 1919 के आसपास, और उसके बहुत बड़े मौलाना स्टालवर्ड मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिनके फॉलोअर ये मौलाना आज़ाद वगैरह रहे। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के ज़माने में एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो आपने रेज़ किया, ये उस ज़माने में एक पर्टिनेंट क्वेश्चन बना हुआ था। अल्लामा इकबाल और बहुत सारे लोग जो थे, उनका कहना यह था कि कौमें जो हैं वो मज़हब से बनती हैं, और ये कॉम्पोजिट नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे यानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी। देखिए, ये मौलाना है, फिलोसफर नहीं है, कोई मौलाना है, और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या, और ये कहते हैं कि नहीं, कौमें वतन से बनती हैं, यानी जोग्राफिकल बाउंड्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग योर नेशनलिज्म, नेशनलिटी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो ये डिबेट उस ज़माने में था, और आप देखेंगे कि जो मौलाना आज़ाद, ये क्या नाम है, हुसैन अहमद मदनी और अल्लामा इकबाल के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट भी रही है कि कौमें मज़हब से बनती हैं या कौमें वतन से बनती हैं। एक बड़ी तादाद हिंदुस्तानी उलमा की वो मानती हुई आई है, जिसमें मौलाना आज़ाद भी हैं, कि कौमें वतन से बनती हैं, और हिंदुस्तानी जो मुसलमान है वो एक हिंदुस्तानी कौम, और कॉम्पोजिट नेशनलिज्म का उनका पूरा कॉन्सेप्ट रहा है। उनकी बुक ही है, वो मुत्तहिदा कौमियत के नाम से उनकी बुक है, जो पढ़ने के लायक है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करती है। जो आपने पहले जो सवाल उठाया, ये बहुत ही थ्योरेटिकल नेचर का है, यानी ये जो ग्लोबल उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, या मक्का और मदीना से जो एलिजेंस। देखिए, जो नेशन स्टेट सिस्टम है, ये नेशन स्टेट सिस्टम भी बहुत पुराना नहीं है, 200-250 साल पुराना है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648, पोस्ट वेस्टफैलिया मॉडल। पोस्ट वेस्टफैलिया। तो अब ये जो सिस्टम है नेशन स्टेट का, यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर बनेंगी, पहली बात हमें मानना चाहिए, पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड, नीदर दे आर परमानेंट, दे विल बी ड्रॉन, रीड्रॉन, ऑल्टर, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जो एक जिसे कहते हैं एक टेरिटोरियल नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस्लाम में या किसी भी मज़हब में जो यूनिवर्सलिज्म क्लेम करता है, यानी जहाँ जैसे वासुदेवा कुटुंबकम का भी अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, या क्रिश्चियनिटी का जो यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का जो आफाकियत का तस्वुर है, उसमें कहीं भी ये जोग्राफिकल बाउंड्री वाला कोई सिस्टम फिट नहीं होता किसी भी मज़हब के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ। वो एक ह्यूमन फैमिली की, या एक पूरे प्लैनेट की, या बहुत सारे प्लैनेट्स की, पूरे गैलेक्सीज की वो बात करती है, डिफरेंट वर्ल्ड्स की, है ना। तो अगर आप देखें बहुत सारे लोग की, है ना, तो वो सारी बात होती है। तो एपिस्टेमोलॉजी में अगर हम देखें तो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, यानी सॉवरेन नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज एलियन टू इस्लाम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, नीदर खलीफा कैन बी सॉवरेन नॉर इस्लामिक कॉमनवेल्थ। स्टेट तो वो कहते भी नहीं है, यानी स्टेट का कॉन्सेप्ट तो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। तो जो इस्लामिक कॉमनवेल्थ होगा वो सॉवरेन उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो समझते हैं, या नेशन स्टेट के सिस्टम को समझते हैं, इंटरनली सुप्रीम एक्सटर्नली फ्री, ये नहीं है ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो जो इस्लामिक थियोलॉजिकल डिस्कोर्स है उसमें परमानेंट टेरिटोरियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इट हैज़ टू ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, यानी द मैसेज ऑफ इस्लाम हैज़ टू ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज। और यही वजह है कि आप देखिएगा खिलाफत कहीं और कायम की और रिलीजियंस के खुतबे यहाँ पढ़े जाते थे उस ज़माने में, हिंदुस्तान में भी, मुगलिया दौर में भी। तो अल्टीमेटली अगर ये पूरा जो सिस्टम रहा है जिसे कहते हैं
कि टीपू spiritual- सुल्तान के लिए भी कहा जाता है कि उसने मुगल दरबार से लेने की जगह अपनी सॉवरेंटी का जो डिक्टम है, ही टुक इट फ्रॉम द ऑटोमन्स, उसने खलीफा के पास भेज दिया, बोले ये तो अंग्रेजों के अंडर है, हाँ, तो हम जाके खलीफा से लेके आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है टंडन साहब, वो बेसिकली प्रॉब्लम एपिस्टेमोलॉजी की है। यानी जो ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है नेशन स्टेट का, वो उसके साथ, जैसे इंडिया है, इंडिया इज नॉट अ नेशन स्टेट, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वी आर अ सिविलाइजेशन। यस, वी आर अ सिविलाइजेशन। और जब हम सिविलाइजेशन है, तो ये जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट ऑफ नेशन स्टेट में अगर आप फिट करना चाहेंगे, तो हमारे वैल्यूज़ और हमारा जो इवोल्यूशन है इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि इन नुएंसेस को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सवाल वहाँ पे होता है कि अगर इसको बहुत ही ब्लंट पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाया जाए, तो अल्टीमेटली ये है कि क्या आपकी लॉयल्टी डिवाइडेड है, कि एक तरफ आपकी लॉयल्टी मक्का और मदीना के लिए और एक तरफ लॉयल्टी इसके लिए, मतलब। लेकिन ये क्वेश्चन आमतौर पर उससे नहीं किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए पहले है या कुरान पहले है। ये नहीं पूछा जाएगा कि पहले रामायण महाभारत पहले है आपके लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले। चूँकि एक सस्पेक्टेड आइडेंटिटी बनाई गई है, तो उससे ये सवाल किया जाता है, और इसलिए ये सवाल आपका रेलिवेंट भी है, यानी मुसलमानों के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ग्लोबल उम्मा का कॉन्सेप्ट है, ये अगर कोई इसका मुसलमान, जवाब मौलाना आजाद ने एक तरह से दिया था कि पेट्रियोटिज्म फॉर द हिंदूज इज अ सेकुलर थॉट, बट पेट्रियोटिज्म फॉर द मुस्लिम्स इज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ये पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में फर्क है। यस, तो पैट्रियटिज्म इज क्वाइट नेचुरल। yes, no, but मौलाना आजाद ने कहा था कि पेट्रियोटिज्म इज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन फॉर द मुस्लिम्स। एग्जैक्टली। कुछ भी तो- एक हदीस भी कोट की जाती है जिसमें कहा जाता है कि वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। अक्सर ये हदीस भी कोट की जाती है कि वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, यानी आप जहाँ हैं उसके साथ वफादारी, उसके साथ लॉयल्टी, वो एक अहम चीज़ है। और आप यही वजह है कि आप देखिए ब्रिगेडियर उस्मान के सामने तो यानी उनको तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी बन जाइए। वो ये पैट्रियटिज्म तो है, नेशनलिज्म मैं नहीं कहूँगा, पैट्रियटिज्म ही तो वतन की मोहब्बत ही तो है कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, मैं यहीं रहूँगा, मुझे बलोच रेजिडेंट में मैं बहुत रह चुका, मैं रहूँगा तो यहाँ रहूँगा और इंडियन आर्मी में सर्व करूँगा, न सर्व करूँगा बल्कि कुर्बानी भी दूंगा मुल्क के लिए। तो ये एग्जैक्टली। और सोचिए कि झंझर हाथ से निकल जाता है तो 3 महीने तक ये कसम खा लेते हैं कि हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे, हम ज़मीन में सोएंगे, और ज़मीन में सोते हैं। तो ये जो मुसलमानों की सस्पेक्टेड लॉयल्टी के क्वेश्चन पे मैं समझता हूँ कि इस तरह के डिस्कोर्स और इस तरह के सवालात इसको मिटिगेट करने के लिए बहुत अहम होते हैं। सर, ये सवाल आपने बहुत अहम उठाया कि एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट, नेशन स्टेट, जो कि एक नया तस्वुर है, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते। और इस्लाम में नेशन स्टेट का जोग्राफिकल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट, सॉवरेंटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो ये तो खैर बहुत जगह है कि जिसे हम डिवाइन इनहेरिटेंस थ्योरी भी कहते हैं कि भाई तमाम दुनिया में राजे इसी नाम पे राजा बने कि वो देव प्रतिनिधि हैं, वो लेकिन वो इस्लाम में नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हैं। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट यस, या डिवाइन राइट्स ऑफ किंग जो है, दैट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट इज डिफरेंट। ओके। उसकी वजह यह है कि अगर आप डेवलपमेंट देखें तो ये जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट का जो ओरिजिन होता है, वो पोप ग्लेसियस ने जब यूरोपियन रूलर को यानी रोमन एम्पायर को कन्विंस किया कि आपको क्रिश्चियनिटी एम्ब्रेस करना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देयर आर थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स, देयर इज वन डोमेन दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डोमेन, तो उसके लिए चर्च है और पोप है, और एक टेम्पोरल और सेकुलर डोमेन है जिसके लिए स्टेट है। तो ये थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट जो है ना, ये डाइकोटमी इस्लाम में नहीं है, क्योंकि इस्लाम में और इसलिए इस्लाम में चर्च स्टेट कॉन्फ्लिक्ट टाइप की कोई चीज़ भी नहीं है, इसलिए सेकुलरिज्म भी वहाँ ज़्यादा नहीं आया, आप देखेंगे वो मूवमेंट भी नहीं आया। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे चूँकि जो खलीफा होता था वो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों हेड होता है, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे ईरानियन सिस्टम में आज जिसे कहते हैं वलायत फ़क़ीह, यानी जो सुप्रीम पावर होता है अल्टीमेटली वलायत फ़क़ीह के पास होता है। तो ये जो सिस्टम है उसको वो मैं फिर ये कहूँगा कि वो जो कल्चरल रिलेटिविज्म का एप्लीकेशन जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी होना चाहिए। नॉन वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है सिविलाइजेशनल स्टेट का हो सकता है या इस्लामिक कॉमनवेल्थ का हो सकता है, वो तमाम चीज़ों को भी आजकल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तब हमें शायद अच्छे।
अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी पे बात कर लें, डिवाइन इनहेरिटेंस में जो पोप ने अपनी पावर एक्सरसाइज की, पोप के पास जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस डोमेन की पावर थी, उसी के खिलाफ 30 इयर्स वॉर हुआ। हाँ, स्पेन और जर्मनी, स्पेन इनकी तरफ से, पोप के तरफ से आए। फाइनली वेस्टफैलिया की ट्रीटी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब टेम्पोरल और स्पिरिचुअल दोनों ही पावर किंग, इनसाइड में किंग इज द सुप्रीम। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही वो डिवाइन लेजिटिमेसी आपने छोड़ी, कुछ ही दिनों में डेमोक्रेसी आ गई, क्योंकि उसकी जगह नेशन को जगह दे दिया गया कि वो सुप्रीम पावर जो है, सॉवरेनिटी डजंट बिलोंग टू गॉड बट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द नेशन। नेशन मींस द पीपल। तो अगर सॉवरेनिटी जो है वो नेशन की है और नेशन लोग हैं और लोग बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर डेमोक्रेसी की बात आई और अल्टीमेटली किंगशिप को जाना पड़ा नेशन के भीतर। अब यहीं पे अगर ये सवाल लेकर आते हैं कि ये जो क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी है, जिसमें नेशनलिज्म, जिसमें कि नेशन सुप्रीम हो जाता है, जिसके पास, लोगों के पास सॉवरेनिटी चली जाती है, दैट्स अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दैट्स अ मॉडर्न कंस्ट्रक्ट। ये मॉडर्निज्म का आइडिया है, ये इक्वालिटी का आइडिया है, एनलाइटनमेंट का आइडिया है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिस्टम उसी की देन है। हमने उसी एनलाइटनमेंट वैल्यूज, हमने हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज के हिसाब से तो किया नहीं था, ये नहीं, एनलाइटनमेंट वैल्यूज के अंदर से हमने ड्रॉ कर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उसी से इस थ्योरी को लिया है कि भाई सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारे पास सॉवरेनिटी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया में सभी लोग हैं। अब क्या इररेस्पेक्टिव भूल जाएं उन एनलाइटेंड लोगों को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। हम नेहरू की बात नहीं करते, हम अंबेडकर की बात नहीं करते। ये जो एक आम आदमी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, वो जो गांव का किसान है, वो जो मजदूर है, जिसे इस एनलाइटनमेंट की बातचीत नहीं, वो आज अपने आप को सॉवरेन मानता है या ही स्टिल बिलीव्स इन द सॉवरेन? क्योंकि यहाँ भी वही बात है, सबे भूमि गोपाल की। सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह और सबे भूमि गोपाल की। जी। बात तो एक ही है, सॉवरेनिटी लाइज विद गॉड। क्या उस आम हिंदुस्तानी के जहन में, उसके तसव्वुर में सॉवरेनिटी का आइडिया है? डज ही बिलीव दैट ही इज सॉवरेन? अब मैं एक और, आपकी बात बहुत अहम है इसमें। देखिए, एक बात यह है कि जो हम हिंदुस्तानी को भी मोनोलिथ के तौर पर नहीं ले सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिविलाइजेशनल स्टेट का, उसका सिविलाइजेशनल स्टेट का वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है हमारे आदिवासी सोसाइटी में। बिल्कुल। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। हाँ, तो आदिवासी सोसाइटी में देखिएगा कि वहाँ पे लैंड इज नॉट अ कमोडिटी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। मार्केटेबल कमोडिटी नहीं है ये तो। और वो एक, ये तो बंगाल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद, हाँ, अंग्रेजों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जमीन बेची जा सकती है, वरना भारत में तो कभी जमीन नहीं बेची गई। हमारे हिंदुस्तान का आदिवासी, मैं समझता हूँ उस मामले में ज्यादा कॉन्शियस है इस मामले में, जो ये जो कंस्ट्रक्ट है उससे अलग हट करके। तो वो अगर अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो असर्ट कर रहा है अपनी सॉवरेनिटी और अपनी ऑटोनॉमी को, यानी एक स्पेस पे। ये जो सॉवरेनिटी का जो बात है कि हिंदुस्तान का आम आदमी अपने आप को वो समझता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमारा कंट्री है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि मैं, जैसे मैंने कहा, इंडियंस जो है वो मोनोलिथ नहीं है। और चूँकि क्वेश्चन हमारा मुस्लिम आइडेंटिटी से शुरू हुआ था, एक ज़माना था कि जब पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर किए जा रहे थे पूरे मुल्क में, पल्स पोलियो, और वो आप जानते हैं कि वो जाहिर सी बात है सबको लेना है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मुसलमानों में था। बड़ी तादाद मुसलमानों की ये समझने लगी थी बहुत सारे क्लस्टर्स में कि ये इंडियन स्टेट की साजिश है, मुसलमानों को उनको इम्पोर्टेंट बनाना है या उनकी, हाँ, इनफर्टाइल बनाना है और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ये बात थी। और अब उसको अगर आप देखिए तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है यानी स्टेट के लिए। मैंने बहुत उस ज़माने में इंटरेक्ट किया। हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये टास्क दिया गया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अगर मुसलमानों में जाकर एड्रेस करता है, तो वो जाकर के ये कह रहे थे बाज़ाब्ता कि देखिए ये पोलियो ड्रॉप जो है वो ज़िंदगी की दो बूंद है और वाकई है, अगर आप नहीं देंगे तो ये परेशानी होगी। वो परेशानी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उसका एक इम्पैक्ट भी हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट्स आती थी, आज भी पाकिस्तान में रजिस्ट करते हैं उसको, मार देते हैं पोलियो वर्कर्स को। तो अल्टीमेटली आप ये समझिए वो ट्रस्ट डेफिसिट है। उसकी वजह क्या थी?
उसकी वजह ये थी कि वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी का, डिग्निटी का, जस्टिस फॉर ऑल का वो जो कॉन्सेप्ट है, वो इरोड होता है कहाँ पे, जब कॉमनल लॉयर्स होते हैं. द मोस्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट फॉर कॉमन मैन इज पुलिस. How police is behaving, especially, first of all with the common man, number one, पुलिस कम्युनिटी रिलेशन इन इंडिया इज नॉट वेरी कॉर्डियल. अगर आप देखिएगा कॉमन मैन के साथ जो पुलिस का बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है. आज भी कॉलोनियल पुलिस की तरह बिहेव कर रही है. मुसलमानों में ये फीलिंग है एज अ कॉमन मैन, और ऐसे कि हमारा डबल विक्टिमाइजेशन होता है. सिंस वी आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दैट इज वन थिंग, एंड सेकेंडली वी आर मुस्लिम, सो दैट इज व्हाई वी आर डबली विक्टिमाइज्ड बाय द पुलिस. उसकी वजह ये थी कि ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ कि एनीथिंग दैट इज बीइंग डन बाय द इंडियन स्टेट, that may lead to something very negatively against us. तो उसके अगर कॉज एंड इफेक्ट को एस्टैब्लिश करें तो इस तरह से होता है. हिंदुस्तान का ये जो जिसे आप कहेंगे कॉमन खेत खलियान में काम करने वाला आदमी, जैसे आज है, ये सॉवरेन इंडियन स्टेट है. अगर पीपल के सॉवरेंटी है, व्हाट इज दिस कि लैंड बिलोंग्स टू स्टेट या सरकारी ज़मीन है. सरकारी ज़मीन पे अगर गरीब लोग आबाद हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, तो ये सरकारी ज़मीन क्या होती है? सरकार तो लोगों की है ना. तो ये जो पूरा डेमोलिशन का ड्राइव है, जिसको आजकल बहुत सेलिब्रेट किया जाता है बुलडोजर जस्टिस पे, ये क्वेश्चन हिंदू और मुसलमान का नहीं है, क्वेश्चन कॉमन मासेस का है. आर नॉट द स्टेक होल्डर्स एज वी द पीपल ऑफ इंडिया? इफ स्टेट इज गोइंग टू टेक अवे देयर लैंड और कह रहे हैं कि साहब आप जाइए यहाँ से, ये सरकारी ज़मीन है, तो ये सरकार कब बनी? पहले सवाल ये होता है. अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं तो ये इस सरकार की लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी? लोगों से आएगी ना. पॉपुलर सॉवरेंटी है, लेजिटिमेसी तो हम दे रहे हैं ना. तो वो लोग जो उन घरों को बना करके, झुग्गी झोपड़ी बना करके, और वो भी 50 सालों में शायद ईंट खड़ी कर पाते हैं उसमें, फिर उनको डिस्प्लेस कर देना, और फिर दे आर नाउ अवे फ्रॉम आवर अटेंशन. वी आर नॉट गोइंग टू आस्क देम वेयर आर यू, व्हाट इज हैपनिंग विद यू. तो अल्टीमेटली ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट की ड्राइव है, द विक्टिम्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कॉमन मासेस बन रहे हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हो सकते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हेल्पलेसनेस है कॉमन मासेस की, तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट कि वी आर सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अस, ये कैसे आएगा? वो तो नहीं आ सकता. मैं ये समझता हूँ कि उनको ये भी शायद फीलिंग होने लगे कि वेदर दिस स्टेट बिलोंग्स टू अस और नॉट, यानी ये जो पूरा पैराफर्नेलिया है स्टेट का, ये हमारा है या नहीं है. ये पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है या पुलिस कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है? ये जो पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन स्पेसेस है. अच्छा, आमतौर पे ये ज़मीनें छीनी गई हैं तो वो कॉर्पोरेट हाउसेस को भी दिए गए. तो ये जो कॉमन मासेस की अगर आप बात कर रहे हैं, अभी हमने आसाम में देखा 3000 एकड़, हाँ यही हुआ, 3000 लोगों को निकाला गया. अच्छा, मुस्लिम क्वेश्चन पे अगर आप देखिएगा तो मैं बहुत क्लोजली उसको देख भी रहा था कि अकबर नगर में, लखनऊ में डेमोलिशन हुआ, तकरीबन 1200 घर तोड़े गए, और उसके बाद से ये बुलडोजर अब पंत नगर की तरफ बढ़ रहा है. और अफसोस होता है कि पंत नगर में भी अब डेमोलिशन होगा. पंत नगर में लेकिन आते आते बुलडोजर रुक गया, इसलिए कि वहाँ पे फिर ये कहा गया कि इसका बैकलैश होगा वोट बैंक पे, और अल्टीमेटली रुक गया. अब ये एक फीलिंग यानी लोगों में पैदा होती है कि दोनों को इलीगल कंस्ट्रक्शन आप बता रहे हैं, दोनों सेम यानी स्टेटस सेम है, बट बुलडोजर अकबर नगर को तो बर्बाद कर सकता है, पंत नगर में आके रुक जाता है. अब ये जो यानी एहसास होता है, वही एहसास होता है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन, यानी हमारे साथ जस्टिस नहीं हो सकता, और फिर वो जो असर्शन है वो दूसरे तरह का फिर असर्शन होने लगता है. तो वी आर डिफरेंट. ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप तो एकेडमिक हैं, और एकेडमिक तो ये बात समझ सकता है. आम मुसलमान को ये बात हजम करने में बड़ी दिक्कत होगी कि पंचनगर में क्यों नहीं, और हल्द्वानी में या और जगह हो जाता है डिमोलिशन. लेकिन ये डिमोलिशंस या इस तरीके के रवैया एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हो रहा है, और जो मुझे लगता नहीं कि बहुत परमानेंट नेचर होगा इसका. ये कुछ एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स में एक एबरेशन है जो कि आ गया. हाँ, और इसकी एक मियाद है. हाँ हाँ, वो जाएगा. लेकिन जो एक बड़े सवाल पैदा होते हैं इस पूरे क्राइसिस के दौरान भी, वो सवाल हैं रिप्रेजेंटेशन के. अगर स्टेक होल्डिंग है तो रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए,
और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, तो ये सवाल कि भारतीय सेना में कोई मुसलमान जनरल क्यों नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहमदी हुए, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाई दिया कोई, या बहुत सारी जगहों पे। और दूसरा कि जो लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं, वहाँ जो गैरीमेंडरिंग हुई, मुस्लिम वेटेज कम किया गया, ये बड़े सीरियस सवाल पैदा करती है रिप्रेजेंटेशन के। ये सरकारें आती आती रहेंगी, ये मीडिया, ये टोल, ये सब तो देखिए एक फेज है, निकल जाता है, आता है निकल जाता है। ब्राज़ील में आया था, निकल गया जी जी। और कहीं और आता है, निकल जाता है सरकारों के साथ। हमारे यहाँ भी निकल जाएगा। लेकिन ये जो समस्या है, इसको लेकर मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज या तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स डेमोक्रेसी की हैं भारत में, वो कोई बहुत सीरियस हैं इसको लेकर। देखिए, दो तीन सवाल है इसमें। रिप्रेजेंटेशन, दैट इज डेमोक्रेसी अगर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है तो उसमें जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है, अगर कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं भी है तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की इस तरह की होनी चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेशन हो सके। एक प्रॉब्लम जो मैं पाता हूँ, जेरी मेंडरिंग की आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बाद आपका ऐसे डिमार्केट किया गया कि जो ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को बहुत उसका डिसएडवांटेज हुआ। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है उसमें आपको सच्चर कमेटी ने तो 4 स्टेट का दे रखा है, अगर आप देख लें यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह का। तो उसमें अजीब सी प्रॉब्लम ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें दलितों की तादाद यानी एससी पॉपुलेशन तकरीबन 50% है, 49% है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो रिजर्व किसके लिए है, यानी वो रिजर्व नहीं है, वो अनरिजर्व, वो जनरल है। और जहाँ पे मुसलमानों की तादाद 60% है और वहाँ पे एससी जो है 20% है और वो सीट रिजर्व है। तो ये जब डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का इतना इर्रेशनल बेसिस होगा तो अल्टीमेटली मार्जिनलाइजेशन पॉलिटिकल होगा, रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बहुत ही अहम बन जाता है। तो ये न सिर्फ ये कि जेरी मेंडरिंग, बल्कि जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी अब दोबारा होने वाली है, तो डीलिमिटेशन कमीशन बन रहा है, तो अब इसके साथ इस क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे एक अलग हट करके भी बात है, मैं ये जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि मुसलमानों, पहली बात ये कि मुसलमान मोनोलिथ नहीं है, मुसलमानों में डिफरेंट तबकात हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन हम नेशनल लेवल पे, असेंबली के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम बॉडीज़ हैं, वो क्या बहुत मुसलमानों के तमाम तबकात की रिप्रेजेंटेटिव है? वो सारा मुसलमानों के जितने ग्रुप्स हैं, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन है? मिसाल के तौर पे हम जहाँ बैठे हुए, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बहुत बड़ी तादाद में लेडी टीचर्स की, आज तक कभी इलेक्ट नहीं हुई। स्टूडेंट यूनियन की कोई प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर मान लिया कि जो इतना बड़ा पढ़ा लिखा स्पेस है, वहाँ पे अगर कोई गर्ल इलेक्ट नहीं हो पाई, अगर मान लिया कि ये टीचर्स की बॉडी है, इसमें अगर मान लिया कि कोई वुमेन इलेक्ट नहीं हो पाई, तो इस क्वेश्चन को भी तो कम्युनिटी को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं इसको उठाना चाहता था क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाता हूँ इदारों के, और उसमें यही देखता हूँ कि, और मैं सुझाव भी देता रहता हूँ कई बार कि भाई यहाँ पे महिलाएं नहीं हैं, 50% आबादी की बात हो रही है, और जो पॉलिटिकल दल से होते हैं, यानी यहाँ पे वोट की बात हो रही है, तो 50% वोट बैंक है वो। हाँ, आप उसको घर पे रखे हुए हैं, तो ये एक समस्या तो है। अरे, इससे आपकी बात से मुझे याद आया कि आइडेंटिटी के असर्शन से एक और प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपने देखा कि अभी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, खास करके गर्ल्स में जो असर्शन है, वो हिजाब को लेके बहुत ज़्यादा है। और प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने फेस किया है, यानी इस स्पेस में, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं, कि कभी कभी बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये होती है कि आप एग्जामिनेशन में हैं और कोई बच्ची है वो जो हिजाब करती है, और हिजाब भी इस तरह का कि वो चेहरा भी नहीं खोलना चाहती। अब वो सवाल पैदा होता है कि अगर हम
यानी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है चेहरे से, तो अल्टीमेटली हम कैसे कॉपी पे सिग्नेचर करें। तो अगर मानिए कि यहाँ स्पेस आता है ये प्रॉब्लम, तो मानिए कि अगर कोई नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, और उस स्पेस में भी अगर वो असर्ट कर रहा है कि साहब ये क्लास रूम है जहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है इट कैन नॉट बी अलाउड, ये पॉसिबल नहीं है अलाउ करना। तो अल्टीमेटली जब आप नहीं यानी अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ पे एक कोई टसल पैदा होती है जो अननेसेसरी और अनवारंटेड है। तो आप ये समझ जाइए कि दैट विल लीड टू आइडेंटिटी का इस तरह का असर्शन दैट विल लीड टू विड्रॉल ऑफ मेनी मुस्लिम वुमेन फ्रॉम द स्पेसेस वेयर दे शुड बी। और ये इस्लामोफोबिया के बाद का ट्रेंड है। जब वो मुस्लिम वुमेन ने असर्ट करना शुरू किया थ्रू हिजाब। यस, अब इस हिजाब के इस क्वेश्चन को कि मानिए कि वो स्पेसेस जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, बहुत सारे और जो नेशनल लेवल के टेस्ट हो रहे हैं, इसको तो क्वेश्चन मुस्लिम उलमा को और जो मुस्लिम एलीट है उसको करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। इस पर तो कोई डिस्कोर्स होना चाहिए कम्युनिटी में कि यानी इस पर कोई बात होगी या नहीं होगी मुसलमानों में। रिप्रेजेंटेशन की एक आखिरी बात रिप्रेजेंटेशन के सिलसिले में कहूँगा कि मैं मुझसे कुछ बच्चे जो हमारी क्लास के हैं पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ाइए तो बहुत सारे सवाल आते हैं। उन्होंने कहा कि सर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में बहुत कम है। हमने कहा नहीं, ये तशवीश की बात तो है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैंने मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल टीवी जर्नलिज्म में एक बहुत मुस्लिम फीमेल एंकर हैं जिनका बड़ा असर्ट कर रही होती हैं। मैंने कहा एक तरफ वो खड़ी हैं इलेक्शन में और एक तरफ मिसाल के तौर पे एनडीटीवी से निकले हुए एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है जो खड़े हुए इलेक्शन में, आप किसको वोट दें? एज अ मुस्लिम मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने एक टीवी की मुस्लिम एंकर खड़ी हैं और एक टीवी के जो एनडीटीवी के कभी जो मुसलमान नहीं है। हाँ, जो मुसलमान नहीं, आप वोट किसको देंगे? तो उन्होंने कहा कि वो जो एनडीटीवी वाले हैं उनको देंगे। हमने कहा ये सवाल सेकुलर स्पेस पे है ना, कि आप ये क्यों समझते हैं कि आपके इंटरेस्ट की बात करने के लिए किसी को मुसलमान होना ज़रूरी है? आपके अगर सेकुलर स्पेस है तो इसमें हमारी बात कोई भी कर सकता है और हम किसी की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अपने आप यानी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाती है, उसमें मैं समझता हूँ कि इसका भी बहुत नुकसान माइनॉरिटीज़ को होता है, मेजॉरिटी को इसका नुकसान नहीं होता। लेकिन एक पॉलिटिकल समझदारी मुसलमानों में है कि दूसरा जिन्हा नहीं बनाया और मुस्लिम जो आवाम है वो कहीं बिहार में लालू प्रसाद के साथ पीछे या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के पीछे रहा या कांग्रेस के साथ रहा। उसने, और अभी भी आप देखिए कि अगर ये माने कि AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है, हालांकि मैं पॉलिटिकल चर्चा इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आ गया तो उनकी पार्टी एक खास तरीके की पहचान को लेकर आती है। हालांकि वो बातें संविधान के दायरे में करते हैं और बहुत समझदारी की बातें करते हैं ओवैसी साहब, लेकिन उनकी पहचान वैसी है या मीडिया ने बना दी उनकी पहचान। लेकिन आप देखिए कि उनको बहुत कामयाबी नहीं मिलती। वोट शेयर भी मुस्लिम इलाकों में बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि ओवैसी साहब की पार्टी तो चलिए हैदराबाद से आ रही है, उत्तर प्रदेश में 17 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको आप मुस्लिम पॉलिटिकल आउटफिट कह सकते हैं, यानी किसी तरह से। वैसा पॉलिटिकल आउटफिट कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकती, लेकिन सोशल बेस और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए। और ये 17 पॉलिटिकल आउटफिट वो हैं जिनको आप जानते भी नहीं। तो अल्टीमेटली वो इस बात का सबूत है कि मुसलमान एज अ वोटर अगर आप देखिएगा तो वो सेकुलरिज्म को इंटैक्ट रखने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। और अब तक उसने जो ये किया है कि उसने रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे वो कॉम्युनल माइंड सेट के साथ नहीं गया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसके पास सिक्योरिटी के और मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस हैं। तो मेच्योर्ड पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है उसने। और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे आपने बिहार में आरजेडी की मिसाल दी, या नीतीश के साथ भी गए, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कभी मायावती के साथ, या इस टाइप के अलायंस के साथ जो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका कहना बिल्कुल सही है। और बहुत सारे मुस्लिम आउटफिट जैसे 17 मैंने बताया उत्तर प्रदेश में खुद है, उनका मुसलमानों के बीच में वो स्पेस नहीं बन पाया। और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पार्टीशन के जो हॉरर्स हैं मुसलमानों के माइंड में, कि पार्टीशन
अल्टीमेटली या गेटवाइजेशन या आइसोलेशन जो होता है सोशल और पॉलिटिकल स्पेस में, वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है। तो इस वजह से भी मैं ये समझता हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी कम रही है। तो सर, हम लोगों ने काफ़ी सारी जो चर्चाएं की अभी और काफ़ी बातें हुई, उनमें एक मेजर क्वेश्चन मेरे भीतर आया है और रहा है ये कि जो हॉस्टिलिटी जो नज़र आती है उसके बेस में कई हद तक हम तो कहते हैं कि इट इज़ मतलब जब गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत के बाद जो कमेटी बनाई गई थी इंक्वायरी की, कानपुर राइट्स और बनारस राइट के जिसने इंक्वायरी की, और उसको जब उनके जो मिनट्स जो पेश हुए थे कराची सेशन के लिए, जो कराची सेशन में बनाई गई थी और कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, और फिर कावाराना मसला या द कम्युनल प्रॉब्लम के नाम से जो उसकी रिपोर्ट छपी भी, बाद में बिपिन चंद्र साहब जब नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन बने तो उन्होंने उसे बुक फॉर्म में पब्लिश भी की 2005-06 की बात। तो वो वहाँ एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि ये जो शब्द है कम्युनलिज्म, ये इसका इजाद खास तौर पे हिंदुस्तान के लिए किया गया। ये शब्द हिंदुस्तान के बाहर अंग्रेजी के किसी डिक्शनरी में कहीं यूज़ नहीं हुआ। इस शब्द का इजाद हिंदुस्तान के लिए किया गया और ये एक वजह बना, एक जस्टिफिकेशन बना अंग्रेजी रूल की कि यहाँ दो ऐसे कौमें रहती हैं जो हमेशा आपस में लड़ती हैं और हमारे बिना ये एक दूसरे को काट खाएंगे। तो अगर हम यहाँ हुकूमत नहीं करेंगे तो ये तो आपस में लड़ के एक दूसरे को मार डालेंगे। और इसी के बेसिस पे इस शब्द का हुआ, वरना हमने कभी भी पॉल साइंस में हम पढ़ते हैं, हम कम्युनिटी से कम्युनल कभी नहीं पढ़ते, कम्युनिटेरियन पढ़ते हैं, कम्युनिटी पढ़ते हैं और ये सारे पॉजिटिव हैं। वही कम्युनिटी जब कम्युनल वर्ड आता है तब वो नेगेटिव बनता है। खैर, मेरा इसमें सवाल ये है कि आज जिस तरह की हॉस्टिलिटीज़ हम देख रहे हैं उसके पीछे जो आप कह रहे थे कि मुस्लिम एलीट ने या मुस्लिम लीडरशिप ने उसने काम नहीं किया, और वहीं जब ये सवाल उठता है कि जो इंडियन नेशनल, यही मेरा एक सवाल भी है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिन वैल्यूज़, वो केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा भारत का रिनायसा भी था सोशल। उसने जिन वैल्यूज़ को, जिस इक्वालिटी की सेंस को, जिस डिग्निटी को, ब्रदरहुड को लेके बात करने की कोशिश की, क्या वो वैल्यूज़ उसी तरीके से मुस्लिम्स में, द मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर उनकी लीडरशिप के अंदर गई? एक बात। दूसरा कि अगर नहीं तो क्या इस चीज़ ने एक किस्म की जेलसी क्रिएट की है, एनवी क्रिएट की है हिंदू लीडरशिप में कि हमें जिन प्रिविलेजेस, हमारे लिए जो प्रिविलेजेस डिनाई कर दिए गए, इगैलिटेरियन थॉट के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, एनलाइटेंड वैल्यूज़ के नाम पर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के नाम पर, वो प्रिविलेजेस मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम एलिट आज भी एंजॉय करती है। और हमने देखा कि सिविल राइट्स हो, एस्पेशली इन रिलेशन टू कास्ट, कि वो कास्ट प्रिविलेजेस जो डिनाई कर दिया गया हिंदू लीडरशिप को या हिंदू एलीट को, इस इंडियन नेशनल मूवमेंट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि उस समय की लीडरशिप ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमारी इस निचले तबके के साथ कि हम आपको इक्वालिटी देंगे, हम आपके साथ फ्रैटर्निटी लेके आएंगे, जस्टिस लेके आएंगे, सोशल जस्टिस लेके आएंगे, आप हमारी इस मुहिम में साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, हम एक हैं। क्या ऐसा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ भी हुआ? और यदि नहीं हुआ तो क्या इसका ना होना बायस बना इस हॉस्टिलिटी की जो हम लीडरशिप के लेवल पे देखते हैं, हिंदू लीडरशिप की जेलसी और एनवी के रूप में? ये मेरा सवाल है। इस सवाल में मैं थोड़ा सा, मेरा डिसएग्रीमेंट इसमें है। पहली बात ये कि देखिए, जो हिंदू लीडरशिप का जो असर्शन
किसी भी फॉर्म में आता है और वो अगर मुस्लिम लीडरशिप को बहुत ही प्रिविलेज समझते हैं ख़ास करके, और ये भी कहा जाता है कि वो अपर कास्ट लीडरशिप है, बेसिकली यूनिटिस्ट है इन नेचर, उसको देखा जाए, जो हिंदू लीडरशिप का जो क्वेश्चन है और हिंदू सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ या हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है, वो एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो सोशल सिस्टम में या सोशल स्ट्रक्चर में रहा है, वो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और वो यहाँ से आते आते इसको लेते लेते यहाँ भी आ जाता है कि बटोगे तो कटोगे टाइप के रेटोरिक भी आ जाती है पॉलिटिकल स्पेस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसकी प्रॉब्लम अलग है। मुसलमानों में जो ये जो क्वेश्चन है कि जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं या जो वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या फ्रीडम स्ट्रगल के, वो मुसलमानों को कैसे रहे। अगर आप देखिएगा तो मुसलमानों को भी या मुस्लिम लीडरशिप को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो वो जो मुस्लिम लीग के साथ थे, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के साथ थे, और एक नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कहलाए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम एजाद रसूल, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे तजम्मुल हुसैन खान, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हसरत मोहानी, इस तरह के लोग, या मौलाना हिफ्जुर रहमान, ये एक नेशनलिस्ट मुस्लिम का जो पूरा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के या जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियाज़ जिन्होंने इंस्पायर किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी वगैरह को, उसकी बात कर रहे थे। मतलब बेगम एजाद रसूल और तजम्मुल हुसैन खान तो ये भी कहते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं होता, सब हिंदुस्तानी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट में बोल रहा है, जहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू पे डिबेट चल रही है कि रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो पहली बात ये कि तो ये मिथ है कि मुसलमानों में शायद उस तरह से इम्बाइब नहीं किया कम्युनिटी को। जो लोग हिंदुस्तान में रहे, और बल्कि मैं इसको काफ़ी नापसंद करता हूँ कि आप कहिए कि हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान में ये सिटीज़न बाई चॉइस है, मतलब ये वैसे ही सिटीज़न है जैसे बाकी सब लोग हैं। ये कहना फिर अपने आप को अलग करना हुआ, और वो गेटवाइजेशन की तरफ ले जाता है कि हम दूसरे तरह के सिटीज़न हैं। नहीं, हम भी वही सिटीज़न है जैसे बाकी लोग सिटीज़न हैं। तो मैं उसको कभी बाई नहीं करता उस वाले आर्गूमेंट को। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो फ्रीडम स्ट्रगल के वैल्यूज़ हैं, यही तो इंस्पायर कह रहे थे मौलाना आज़ाद को, जो वो जमा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होकर कह रहे हैं, और वो तकरीर करते हुए क्या कहते हैं कि भाई आप कहाँ चले जा रहे हैं, आपके यहाँ आबा अजदाद की जो स्पिरिचुअल प्लेसेस की भी बात करते हैं, आपके आबा अजदाद ने इसको के लिए कुर्बानियाँ दी, इसको कंट्रीब्यूट किया, आप इसको छोड़ के जा रहे हैं। और देखिए, एक जो क्वेश्चन है, आपने जो सवाल शुरू किया था वो कॉम्युनल वर्ड से, उसकी पूरी एटिमोलॉजी से। पॉलिटिकल साइंस में कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, यानी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कभी नेगेटिव नहीं समझा गया है। और कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बाकायदा थीरीज हैं, जिसमें लिस्ट सिस्टम भी है, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है, तमाम चीज़ें हैं। और ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और उस रिपोर्ट का भी आपने हवाला दिया कि जैसे हिंदुस्तानी से अगर आप कहिएगा कि सेकुलर का ऑपोजिट क्या होता है, तो वो कॉम्युनल कहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है हमारे। और मैं ये समझता हूँ इसमें गलत भी नहीं है। द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर नॉट इम्यूटेबल, दे आर टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। तो हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि कॉम्युनल का ऑपोजिट सेकुलर हो जाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। इट मे नॉट बी देयर इन द ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी और एनीवेयर, बट हमारे जब स्पेस है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ठीक है, हमारे स्पेस में यही होगा, कॉम्युनल का जो ऑपोजिट होगा सेकुलर होगा। अदरवाइज जो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में या वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो चर्च स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से सेकुलर एंड कॉम्युनल की बात निकल के आई है। तो उनके यहाँ कॉम्युनल उस सेंस में नहीं है, उनके यहाँ तो सेकुलर का जो, यानी अगर लिटरल मीनिंग है कि सेकुलर मीन्स मंडन, वर्ल्डली, और उसका जो अपोजिट होगा वो हमेशा स्पिरिचुअल या एक्लेसियास्टिकल होगा। तो ये इंग्लिश में उनके यहाँ। हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं ये समझता हूँ कि ये है, और इसमें हमें कोई मैं ये नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हम कोई गलती कर रहे हैं। वहाँ तो सर सेकुलर का मीनिंग स्टैटिस्टिक्स से भी आता है कि इट इज अ सेकुलर ट्रेंड। हाँ, लेकिन उनके यहाँ जो उसका अगर आप देखें एपिस्टेमोलॉजी, तो ये बेसिकली ये मंडेन और वर्ल्डली के लिए, वर्सेस सेकुलर इज द बेसिक। हाँ, बेसिकली ये डिफरेंस है। जो तीसरी अहम चीज़ है, देखिए, जो मुस्लिम लीडरशिप का जो सवाल है कि ये बहुत ही प्रिविलेज लीडरशिप है, और यानी अपर कास्ट लीडरशिप है। इस पे बहुत ऑथेंटिक स्टडीज़ नहीं कंडक्ट की गई हैं, और इसको कंडक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि विद इन यानी जो सो कॉल्ड अशराफ से अलग हटिए
और सो कॉल्ड अजलाफ जो गैर इस्लामी यानी इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम में ये है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ मोनोलिथ। मतलब उसमें भी ये बात अजीब सी है कि अंसारी सुपीरियर है या कुरैशी सुपीरियर है, उस पर लड़ाई है। अंसारी सुपीरियर यानी कुरैशी में शादी करेगा या नहीं करेगा, या कुरैशी अंसारी में करेगा या नहीं, ये उस पर लड़ाई है। ये अंसारी के हज़रत अयूब अंसारी के ख़ानदान से हैं या हिंदुस्तान के जिनको पहले जुलाहा कहा जाता था वो वाले हैं, और ये जो कुरैशी या बनु कुरैश के हैं कुछ तो अपने शजरा नसब भी मेंटेन करते हैं। तो ये भी एक मोनोलिथ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में ग्रुप थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, तो पसमानदा इज अ रियलिटी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो पसमानदा इज अ रियलिटी, अशरफ इज ऑल्सो ए रियलिटी। अब उसके सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स अलग है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स अलग है, लेकिन इसके साथ साथ इफ वी हैव एक्सेप्टेड वुमेन एज अ मोनोलिथ, हमने जो वुमेन रिजर्वेशन के लिए तो वुमेन को मोनोलिथ माना है ना, तो सवाल ये है कि क्या दलित वुमेन और ब्राह्मण वुमेन बराबर है? क्या आदिवासी वुमेन और एक ठाकुर की वुमेन बराबर है स्टेटस में? ये सवाल वहाँ पे भी तो उठता है ना। तो जब मोनोलिथ वाली बात आएगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो अशराफ की लीडरशिप का जो क्लेम है, ये भी बहुत एम्पेरिकली एस्टैब्लिश्ड स्टडीज़ पे बेस्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली मिथ क्रिएट की जाती है ना, और इस पर कोई ऑथेंटिक स्टडी नहीं की गई। पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो होता है या जहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं वो आमतौर पर उसका ताल्लुक इलिटरेसी और बैकवर्डनेस होता है। ये कभी स्टडी नहीं होती कि भाई 50 मुस्लिम डॉक्टर और 50 हिंदू डॉक्टर दोनों का कंपैरिजन के लिए क्या उनके यहाँ बच्चों की तादाद, मैं नहीं समझता कि बराबर यानी ज़्यादा होगी। यानी आप BHU के 50 प्रोफेसर लाइफ से है, हाँ 50 मुस्लिम प्रोफेसर उठाइए यहाँ के और 50 नॉन मुस्लिम प्रोफेसर उठाइए BHU से, और आप बच्चों की तादाद देखिए, मैं समझता हूँ कि मोर और लेस बराबर है। हाँ। तो इसका अब वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, डंडी कहाँ पे मारी जाती है कि हमने एक झुग्गी झोपड़ी में जाकर के 100 फैमिलीज उठा ली और एक पॉश एरिया में जाकर के 100 फैमिलीज उठा ली और बताया कि साहब वहाँ पे तो 100 में 500 की तादाद है या 100 में 100 की तादाद है। इस देश में प्रोफेसर साहब सबसे तेजी से जिनकी जनसंख्या बढ़ गई है या बढ़ी है वो मुसलमान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उनमें ग्रोथ की कमी है, और उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम महिला का TFR है वो हिंदू अपर कास्ट के लगभग बराबर है। अब मैं हिंदू अपर कास्ट यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विद इन हिंदू सोसाइटी भी ये TFR यानी जो प्रजनन दर है वो अलग अलग है। हाँ। और उसका सीधा ताल्लुक, जैसा आपने कहा, सीधा ताल्लुक क्वालिटी ऑफ लाइफ से है। हाँ। हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल। जी, यहाँ एक जैसे TFR की बात हुई तो एक बड़ा डिस्टिंक्शन देखिए, बांग्लादेश की TFR लगभग 1.6-1.7 है, पश्चिम बंगाल की भी 1.6-1.7 है, वहीं काफ़ी 2.1 है रिप्रेजेंट रेशियो यहाँ तो इसकी है। वहीं आप पाकिस्तान देखिए, आज भी वो 4 पे है TFR वहाँ। तो यही मुसलमान, वही 2 नेशन थ्योरी के अंदर से अलग हुए मुसलमान, एक सेट बांग्लादेश में है, एक सेट पाकिस्तान में है, एक 1.6 पे है, एक 4 पे है। वही पाकिस्तान से थोड़ा और पीछे जाइए, ईरान में 1.8 पे आ जाते हैं। तो ये तो खैर पॉपुलेशन तो एक बहुत ही अलग किस्म का क्वेश्चन है। हाँ। लेकिन मैं जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हॉस्टिलिटीज, सारे हॉस्टिलिटीज इन्हीं कुछ चीजों में, फियर में, प्रेजुडिस में, जेलसी में, इन्हीं कुछ बेसल इंस्टिंक्ट्स के भीतर से निकलेंगे। हमें हमारी सोच को वहां तक ढूंढ के निकालना एक काम है। तो सर, ये बातचीत का सिलसिला रोकने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हर बातचीत की एक मियाद होती है और बहुत दिलचस्प बातचीत रही और इसे आगे भी जारी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके। हम हमारे हजारों सालों की एक ज़ैदी को और हमारे सैकड़ों सालों की
नाराजगियों को चंद मिनटों में पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो इसके लिए हमें और वक्त की भी ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं भी और मेरे साथी प्रशांत सर भी, मोइबुल हक साहब का, कि उन्होंने इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। और सर, हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को दोबारा इसी मुकाम से वापस शुरू करें जहां ये आज हम कड़ी जहां से छोड़ रहे हैं उसी जगह से फिर उसे उठाने की कोशिश करें। और आज की बातचीत की रोशनी में हम फिर नए सवाल लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जो आज हमारी जो हालात हैं उसमें एक पुरानी कहावत है कि दैट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्टुपिडिटी शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू मैलिस। तो बहुत सारी चीज शायद जानकारी और एक्सपोजर की कमी के कारण है। हम लोग इतने ज्यादा गेटोआइज हो गए हैं कि शायद हमने एक दूसरे को ढंग से जानना बंद कर दिया है, और वहां से बहुत सारी गलतफहमियों को जगह मिल जाती है और बहुत सारे ऐसे ताकतों के लिए जगह बन जाती है जो हमारी इस कम एक्सपोजर को, हमारी इस बेखबरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा उस पर। हाँ, जाहिर बात है, जहां नॉलेज की कमी होती है वहां डर आता है। इल्म की कमी में को सबसे पहले डर भरता है, और वो डर जो है वो बहुत कुछ पेश करता है। तो इस मुकाम पे आज की बातचीत को हम अभी रोकते हैं और यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। लेंस की तरफ से ये बातचीत रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका।